नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो देखने के लिए। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से डिस्कस करने वाले हैं। शैलेश भान, जो कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटीज के, उनसे बात करने वाले हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि फंड मैनेजमेंट में किस तरह पैसा मैनेज किया जाता है, किस तरह स्टॉक आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किस तरह सेक्टर वेटेज ली जाती है और किस तरह पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर्ट और साइंस को कैसे प्रोसेस में ढाला जा सकता है और कैसे इससे इन्वेस्टर का ओवर ए पीरियड टाइम फायदा हो सकता है। तो शैलेश जी, स्वागत है आपका इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि ये निप्पॉन वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है निप्पॉन वे ऑफ इन्वेस्टिंग, थोड़ा आप समझा पाएंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, इसमें इक्विटी इन्वेस्टिंग में दो कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक तो आपका फोकस होता है कि रिटर्न लाने के लिए, दूसरा होता है कि वो रिटर्न लाने के लिए आप क्या रिस्क ले रहे हैं। सो वी इंटरनली से इट इज़ द राइट रिस्क यू हैव टू टेक to get reasonable returns in equity. So the whole attempt of a Nippon way ऐसा है कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेसेस सो दैट हमारे इन्वेस्टर को जो वो फंड से एक्सपेक्टेशन है वो मैच कर पाएँ। सो निप्पॉन वे में हम हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। क्वालिटी ऑफ रिसर्च एक स्टार्टिंग प्रोसेस होता है हमारा, जहाँ पे पीपल विथ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स एवरेज, 12 ईयर्स एवरेज एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक सेक्टर्स, वो लोग रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ स्टॉक सेलेक्शन करते हैं। फिर वो स्टॉक सेलेक्शन से सीनियर फंड मैनेजर्स और फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सब प्रोसेस को एनेबल करने के लिए हमने सब प्रोसेसेस डाले हैं, जिसमें कि वो निप्पॉन वे के हिसाब से डाले हैं, जहाँ पे एक फिलॉसफी हमारी उसमें कैप्चर हो जाए एंड पूरा इंस्टीट्यूशन उस तरीके से रन करे। सो अगर आप देखेंगे, एक मेथड है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ये है कि हाउ एनालिस्ट उनके कन्विक्शन से उनके स्टॉक आइडियाज सेलेक्ट करके हमें प्रेजेंट करते हैं टू द फंड मैनेजमेंट टीम। दूसरा प्रोसेस ये है कि हाउ फंड मैनेजर्स यूज दोज आइडियाज टू कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियोज। एंड फंड मैनेजर्स के ऑपरेशन के लिए हमारे पास सेपरेट फंड डिज़ाइन है। तो ईच फंड का एक ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर के हिसाब से, रेगुलेटर के हिसाब से। वो ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हम फंड केसिंग या फंड डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, विच अलाउज देम टू ऑपरेट। हम हमारे प्रोसेस से एम करते हैं कि हाउ वी कैन जनरेट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अल्फा। सो द एफर्ट इज टू डू ऑल द प्रोसेसेस राइट टू बी एबल टू अचीव दैट। सो द एफर्ट एंड एम इज टू डिलीवर लॉन्ग टर्म द अल्फा फॉर द इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली जो एनालिस्ट होते हैं उनका काम है फिल्टरिंग प्रोसेस करना, पहले कि स्टॉक आइडियाज वो मेहनत करके अपनी रीडिंग और प्लांट विजिट और टॉकिंग टू वेरियस पीपल वो स्टॉक आइडिया जनरेट करते हैं। वो स्टॉक आइडिया जनरेट होने के बाद वो स्टॉक आइडिया टीम में डिस्कशन होता है और उसके बाद फंड मैनेजर को स्टॉक आइडिया पसंद आता है तो उसको आगे लेके जाता है और उसका रोल होता है, सबसे बड़ा रोल, की साइजिंग, किस तरह की साइजिंग लेकर आइडिया आ गया। और उसके बाद रिस्क का रोल आता है कि ये साइजिंग तो है लेकिन ये बेंचमार्क से कितना डिविएशन कर रहा है और इसका इम्पैक्ट अल्फा पे या ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्या हो सकता है, ये आप लोग एनालाइज करते हैं। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी आपके निप्पॉन वेज में कि आप करीब 500 स्टॉक एनालाइज करते हो और ट्रैक करते हो। बेसिकली मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो उसके लिए आपके एनालिस्ट टीम भी बड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे पास 15 लोग हैं जो 10 से 15 साल के एवरेज एक्सपीरियंस से है, जो रिसर्च टीम में है। और ईच सेक्टर ये लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल से कवर कर रहे हैं। एंड ईच एनालिस्ट हमारे पास करीब 40 कंपनी कवर करता है। And he's been covering this for many years, 5 years, 7 years, जिससे उनका experience, background on the company, background on the promoters of the company, nature of the industry, ये सब चीज़ का उसका understanding of the analyst बहुत अच्छा हो जाता है। And यही सब analyst generate करते हैं ideas। हमारा belief है कि the stronger the research team, उतना हमारा advantage रहेगा stock selection में। And stock selection in our opinion accounts for 70-80% of real long-term returns for investors within portfolio construction। तो आप जितनी ज़्यादा कंपनियां कवर करोगे, पॉसिबिलिटी गुड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली उसके अंदर ज़्यादा रहता है। एक क्लासिकल अप्रोच होता है इन्वेस्टमेंट का कि बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन, कि आप कंपनीज को बॉटम अप देखते हो, उसमें स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल क्या है और बिजनेस कैसा उसका,
अपॉर्चुनिटी साइज कैसी है और वेदर उसके जो ऑनर्स हैं वो आप उसको आगे ले जाएंगे कि वेदर दे विल एबल टू टेक केयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ये सारे मैट्रिक्स हम एक बॉटम अप स्टॉक अप्रोच से देखते हैं। लेकिन आपके यहाँ मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और देखी है कि आप मैक्रो भी देखते हो, टॉप डाउन भी देखते हो। तो बॉटम अप तो स्टॉक सिलेक्शन हो गया, टॉप डाउन मैक्रो का क्या रोल आता है आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में? मैक्रो अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो। ओके, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर के परफॉर्मेंसेस फॉर इवन 2 ईयर 3 ईयर पीरियड डिपेंड अ लॉट ऑन कैसे अंडरलाइंग मैक्रो कंडीशंस चेंज होते हैं। ओके, एंड मैक्रो में ग्लोबल कंडीशंस भी रहते हैं बिकॉज बहुत सारे सेक्टर ग्लोबल ग्रोथ पे भी डिपेंडेंट है, बहुत सारे सेक्टर डोमेस्टिक साइक्लिकल ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इज इम्पॉर्टेंट। सो हम स्टॉक सिलेक्शन में वो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज यूज्ड इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन साइड ऑफ इट, वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पर बड़ा अपॉर्चुनिटी एमर्ज हो रहा है, कहाँ पे ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑन द मैक्रो साइड फेवरेबल है। और दूसरा ऑन अ रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको अगर कोई पॉकेट्स ऑफ मार्केट में बबल्स है, कहीं वैल्यूएशंस एक्सट्रीम हो गए, एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट्स में जैसा हुआ था पिछले 3-4 साल में, तो वो सब पॉकेट्स अवॉइड करने के लिए भी बहुत काम में आता है मैक्रो अंडरस्टैंडिंग। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक सिलेक्शन अलॉन्ग विद दिस मैक्रो अंडरस्टैंडिंग of what is happening just as a guiding tool to take reasonable decisions कि आप एक extreme environment में आप बहुत ज़्यादा गलत साइजिंग नहीं कर लो पोर्टफोलियो का। It attempts in lowering the risk in that context। एक्चुअली बहुत ही न्यूएंस्ड और बहुत ही सटल चीज है जो ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है कि बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से स्टॉक आइडियाज आते हैं, टॉप डाउन से आप रिस्क समझते हो। इसका मतलब ये नहीं कि टॉप डाउन देख के आप स्टॉक सेलेक्ट करने जाओ, स्टॉक फिल्टरिंग प्रोसेस से आते हैं। मैक्रो आप देखते हो, टॉप डाउन से आप ये डिसाइड करते हो किस तरह की साइजिंग बेसिकली आपको लेनी है, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस और बहुत प्रोसेस की जरूरत है। ये निप्पॉन के पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, इसलिए वो कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। और तभी आपने देखा है कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल में निप्पॉन के जो सारे फंड है अक्रॉस कैटेगरी उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले पीरियड में वो परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर आ जाए। अब शैलेश जी, ये जानना चाहता हूँ कि ये सब आप करते हो, पेपर पे लिखना बहुत आसान है, मॉडल बनाना बहुत आसान है, प्रोसेस सेट करना बहुत आसान है, प्रोसेस को फॉलो करना, हमारे पास डाइट प्लान दिया हुआ डाइटिशियन का, फॉलो कैसे करें? It's a question of people. Okay. So we are a combination of good people with good processes. Okay. So अगर culture is oriented towards that, it helps a lot in terms of how the processes are followed, how they are improvised, because ये process भी fix नहीं होते. It is the people who drive changes which are relevant to specific design. समझिए कोई fund का casing change करना है, so there is an effort to do it. So I think it's a combination of making right people work on the right processes. I think वो combination से अगर आप चलते हैं तो it's a reasonably simple thing. दूसरा अगर आप देखेंगे the importance of processes, if it is understood well, it is followed very very well. So always the idea is to give a rationale for everything to the team buys into it. And वहाँ से अगर आप देखेंगे तो automatically वो process के challenges और opportunities, because processes also throw up a lot of opportunities which are there. So दोनों आप अंडरस्टैंड कर सकते, एडजस्ट कर सकते, इम्प्रूव कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज इट्स लाइक अ मिरर इन सम मैनर एंड टेल्स अस बस ऐसा करे तो दिस इज द आउटकम पॉसिबल, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट इट इज विजिबल टू यू ऑन ए मंथली बेसिस। सो वेरी गुड क्वालिटी रिव्यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट अलाउ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये डिलीवर कर रहा है, एंड इफ प्रोसेस आर डिलीवरिंग ऑल्सो एंड पीपल फाइंड इट्स एन एडवांटेज, आई थिंक इट मैरीज वेरी वेरी वेल। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि अगर प्रोसेस फॉलो किया और प्रोसेस का इनबिल्ट बाइंग आ गया, अंदर से बाइंग आ गया। अंदर से बाइंग तब आता है कि प्रोसेस फॉलो करने से आपको रिजल्ट दिखते हैं, परफॉर्मेंस आती है आपकी, और उसकी वजह से आपका जो रिवार्ड मैकेनिज्म है वो भी उससे लिंक्ड होता है। तो आप एक वर्चुअस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने कल्चर एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आपके यहाँ किस तरह का फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में या वट एवर वर्ड यू यूज, टीम में किस तरह कल्चर आप लोगों ने सेट कर रखा, थोड़ा उस पर बताएंगे कि व्हाई एन एनालिस्ट और फंड मैनेजर इज मोटिवेटेड टू फॉलो द प्रोसेस एंड लुक एट जनरेटिंग अल्फा?
See, there are two elements to this in terms of how you approach equity investments, right? Equity investments में आपको risk लेना पड़ेगा. So मुझे the biggest risk I see when we speak to the team or when we speak to anyone is that the risk of not taking the right risk at all points of time. तो आप avoid करते हैं risk को. That is also not going to give you the right return. So हमारा process है to enable people to take the right risk. So they are not disincentivized. They can go wrong. But अगर within a framework they are going around, it's all acceptable and appreciated. So I think all these things are you taking the right call at reasonable right point of time. Perfect तो कोई नहीं होते बाजार में ना equity में. So hence analysts से भी expectations, fund managers से भी expectations are more being reasonably right at most points of time. So output इससे क्या होता है? You have greater consistency. Great emphasis on alpha. So alpha is not dead. Alpha is there in large cap, mid cap, small cap. It's about how to take the call. So we enable fund managers को right risk लेने के लिए framework डाल देते हैं. That is the process part. But within that, it is the people who are driving all the alpha creation. See, process क्या करता है? Process आपको significantly underperformance के लिए avoid करने के लिए support करता है. Risk management में आता है process primarily, right? And second है कि आपको idea throw up करते हैं through research, which is used and employed in portfolio creation, sizing. So for the fund managers who are a part of the team, we allow them to take the right risk. You have to take the right risk. We encourage them to do it in a right manner within the fund design and fund casing and fund objective. So ये दोनों objective significantly stronger research team supporting stock selection, and that being used significantly lot by the fund management team within the fund casing constraints, या macro risk which I talked to you about, work beautifully. So there is a full feedback of ideas moving from here to the fund management team initiating ideas, supporting it. So this works in tandem, creating. So at any point of time, our objective is we should have more ideas than the money we have to manage. So वो कैपेसिटी पे हम काम करते हैं, इसलिए हम 400, 500, 450 से 500 कंपनीज कवर करते हैं. देखिए, एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो जब इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो बीटा रिस्क लेके आता है कि मैं माय वन ऑप्शन इज टू गो विद पैसिव इन्वेस्टिंग वेयर द मार्केट गोज डाउन, माय पोर्टफोलियो गो डाउन, मार्केट गोज अप, माय पोर्टफोलियो. सो बीटा रिस्क लेके समझ के आता है. वो एक्टिव फंड के पास आता है, उसका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप मेरे लिए अल्फा जनरेट करो, और उसके लिए लोग 3 महीने 6 महीने कभी कभी 2-2 3-3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन किस में सबसे ज़्यादा उनका डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मार्केट 12% बढ़ा, फंड 6% बढ़ा, या मार्केट 10% टूटा, फंड 18% टूटा. तो उनको खड्डा नहीं चाहिए प्रोसेस. मतलब उनके इन्वेस्टमेंट में वो 1-2-3% की अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट पीरियड के लिए वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त करते भी है. सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब होता है जब उनको कि जब बहुत बड़ा मैसिव अंडर परफॉर्मेंस होता है. तो आपका प्रोसेस किस तरह इंश्योर करता है कि ये कम हो? कोई गारंटी तो नहीं को होगा नहीं, लेकिन कैसे कम हो और कैसे रिकवरी फास्ट हो? 2 एस्पेक्ट है आप जो बोले. ये पूरा एफर्ट हैपेंस एट द फंड केसिंग पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, थोड़ा फंड केसिंग का थोड़ा बताएंगे. हाँ, फंड केसिंग में हम क्या करते हैं कि ईच फंड का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है. वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जिसमें कितना उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रहना चाहिए, एक रेंज रहता है. कितना उसमें इंडेक्स से आप कितना ओवरवेट हो सकते हैं, अंडरवेट हो सकते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में, विच आर वेरी लार्ज सेक्टर्स, वो डिफाइन करते हैं. कितना आप कैश कॉल ले सकते हैं वो डिफाइन करते हैं. एंड द क्वालिटी ऑफ कंपनीज यू आर बाइंग, उसमें भी देयर आर, वी कैटेगराइज थ्रू रिस्क रेटिंग ABCD category of companies. So within that we make sure that a greater emphasis is towards higher quality companies within that also. So ये 4 aspects से आपका fund casing construct होता है. And this fund casing leads to lowering the risk at the design level of the fund, in the sense that because you do this, generally your deviations on both sides are not very large. So हम उससे attempt करते हैं कि generally fund effort करे within the design itself to see that you don't be in quartile 4 for a long period of time if there is a problem in the selection of stocks or things like that. तो वो effort जाता है उसमें. So fund design by itself allows the fund manager to work within a framework, as we call it. And वो framework से automatically आपका I would say risk lowering हो जाता है. So to your question कि significantly large underperformance होने का जो कारण है वो जनरली होता है कि आप deviations above normal ले रहे हैं. So वो हम at every point of time, so we have a monthly meeting to discuss this specific fund specific things, and वहाँ पे it comes visible to everyone,
एंड वहीं पे आपको पता चलता है कि आर यू टेकिंग डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर रिस्क और लोअर रिस्क, और वहीं पे अगर आपका एरर हो रहा है तो वहीं कंटेन हो जाता है. सो रेगुलर रिव्यूज and monitoring, self-monitoring by the fund manager himself, then in a group of people as a team, as at our committee levels, allows the fund manager to focus on, is he taking the right risk or is he taking unnecessary risk. See, right risk लेने से आपके right reward आने की possibility बढ़ जाती है. So the attempt is always to keep doing that, taking the right risk, because equity में बिना right risk के return आना ज़रूरी नहीं है. How does your fund management team get rewarded? Short-term performance, long-term performance, outside alpha, or in the bad situation, in a bad condition, how lower you underperform? किस तरह से आप, like, what is the benchmark you use for your investment team so they have a right kind of motivation to take right kind of risk? See, इसमें any person needs clarity on what he has to beat or what he has to deliver. So that clarity and ownership of specific fund is allowed to the fund manager totally within the frameworks we have talked about. Right? So each fund manager will have a defined competitive universe because there are clear categorization which is there. Within that, you have to beat the benchmark and beat the peers. So आप अगर benchmark beat करे, you bring an X amount of value to the table. आप peers में भी outperform करे, quarter 1 में आ जाए, quarter 2 में आ जाए, that gives you even much higher weightage and advantage of being there. So each specific category के लिए हम specific define कर देते हैं कि this is the objective and that is what gets rewarded. So the clarity and simplicity of that is what allows the fund manager to perform. So also one more reason for this is every scheme or every category has a different risk profile. So if you cross compare, लार्ज कैप को अगर हम मिड कैप के बोल देंगे और लार्ज कैप का अल्फा एक्स है, मिड कैप का वाई है, एंड इफ यू क्रॉस कंपेयरिंग देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ हाउ अ फंड मैनेजर टू टेक व्हाट रिस्क ही शुड टेक एंड ऑल दैट. सो द आइडिया इज टू जस्ट मेक श्योर वो इन ऑल कॉन्टेक्स्ट एक राइट रिस्क ले सके विद इन द यूनिवर्स. द एंड ऑब्जेक्टिव इज मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आपका सस्टेनेबल अल्फा है. सो हमारा टाइम फ्रेम ऑफ इवैल्यूएशन इज रोलिंग 3 ईयर्स. सो हमें एक 12 मंथ टाइम फ्रेम का पैरामीटर रहता है जिसको हम X percentage वोट देते हैं. देयर इज अ 3 to 4 year काइंड ऑफ होराइजन टू हम एक Y परसेंटेज वोट देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट से हम मीडियम टर्म फंड मैनेजर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं. सो देयर इज क्लियर आउटपुट नंबर ड्रिवन विजिबिलिटी टू दिस, एंड ऑब्वियसली regardless to say was you have to follow the processes to achieve that outcome. So शैलेश जी, जब कोई भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ही अंडरस्टैंड द बीटा रिस्क. मतलब मैं आ रहा हूं बाजार में, इंडेक्स इतना गिरेगा, आई एम कंफर्टेबल विद दैट. लेकिन मैं जब एक्टिव फंड में पैसा डाल रहा हूं तो आई एम नॉट वरीड अबाउट बीटा रिस्क. मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट गिरे, फंड नहीं गिरे, वो तो होने वाला है. मेरे को ये समझना है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो रिस्क, स्टॉक लेवल पे जो रिस्क है, सेक्टर लेवल पे जो रिस्क है, वो पे ऑफ भी बड़ा दे सकती है और पोर्टफोलियो को नीचे भी बड़ा ले जा सकती है. उसको आप कैसे हैंडल करते हैं अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में? बेसिकली अगर आप देखेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आंसर करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय. पहला क्वेश्चन तो ये है कि विच आर द स्टॉक्स टू बाई. सो व्हाट इज इट दैट वी नो, और उस हिसाब से हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं. सो वहाँ क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म विजन ऑफ दी people running it, of sector opportunity, ये सब cover हो जाता है. So that is what we know because we can really put a handle to it and work on it. There is a second aspect which we don't exactly know which sector will do well at what points of time. हमेशा आप इसमें right नहीं रह सकते, perfect timing हो नहीं सकती बाजार में. उसके लिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं 30-40 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो. सो ये 2 लेवल पे होता है. तीसरा जो होता है विच इज देयर आर रिस्क दैट वी नो दैट वी डोंट नो दैट वी डोंट नो. फॉर एग्जांपल कोविड आ जाता है कभी, वी हैव अ ग्लोबल क्राइसिस व्हिच कम्स ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी अर्ली साइंस. ये सब रिस्क इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन पे अटेम्प्ट करता है मैनेज करने के लिए. तो ये 2 पार्ट ऑफ रिस्क हम केयर लेते हैं. तीसरा रिस्क वो एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टर हैंडल करता है. तो ये कंस्ट्रक्ट है हमारे इन्वेस्टिंग अप्रोच का. सो ऑडियंस, शैलेश जी क्या कह रहे हैं कि जो बीटा का रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, जब इक्विटी में एलोकेशन कर रहे हो तो इन्वेस्टर खुद अपना एसेट एलोकेशन में लेके आए. हमारे पास आए तो हम स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क अवॉइड करते हैं टू बाय क्वालिटी कंपनीज थ्रू डीप रिसर्च. और कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, इसमें कोई भी कंटिन्यूस बेसिस पे सही या गलत नहीं हो सकता. तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आप पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई रखो
अक्रॉस सेक्टर, तो उससे आपको अल्फा जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट में आपका निपॉन वे इंक्रीज एक आप लोगों ने एक्रोनिम इस्तेमाल किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। डीप रिसर्च, कंप्रेहेंसिव रेटिंग ऑफ द स्टॉक, या फंड केसिंग, या रिगरस रिव्यूज और कल्चर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप और वापस। ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इंक्रीज में जो है, जैसा इन डेप्थ रिसर्च है, सो वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज लगाते हैं, तो हर एक बिजनेस का राइट इम्पॉर्टेंट लीवर्स जो है, जो उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइव करते हैं, वो स्टडी करवाते हैं। दूसरा, उसके बाद हम स्टॉक्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रेटिंग करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रेटिंग बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसा है, 5-10 साल बाद क्वालिटी ऑफ बिजनेस सफ़र हो सकता है क्या। तो ऑल एम्फोसिस ऑन क्वालिटी ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी उसमें आता है। तो ईच स्टॉक इज डन अ रिस्क रेटिंग ऑन दोज बेसिस। फिर उसके बाद वी डू फंड केसिंग। सो नाउ वी फंड मैनेजर लेवल पे व्हाट टाइप ऑफ रिस्क टू टेक, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क नॉट टू टेक, बिकॉज एक लार्ज कैप का इन्वेस्टर लार्ज कैप के रिटर्न एक्सपेक्टेशन से आता है। सो दैट इज द फंड केसिंग पार्ट ऑफ इट विच वी डू, विच इज द रोबस्ट फंड केसिंग विच वी कॉल। फिर आप देखेंगे इज रेगुलर रिगरस रिव्यूज विच वी, ये सब होने के बाद रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरह से रेगुलर रिव्यू करते हैं उसका, जिससे कि आपको करेक्टिव एक्शंस एक रीजनेबल राइट टाइम में लेने की कोशिश रहती है हमेशा, और उससे अलाउ करने के लिए, उसको एनेबल करने के लिए हम राइट कल्चर बिल्ड करने का पूरा एफर्ट करते हैं। तो हमारा एंड एफर्ट ये है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अल्फा हम ला सके। सो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हर एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल अपने आप में एक बहुत डीप फिलोसोफर भी होता है, तो आज हमने वापस आइडेंटिफाई किया उस चीज़ को। और दूसरा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। इस वीडियो में कहीं भी आपको नहीं बताया गया है कि आपको निपॉन के स्कीम में पैसा डालना है कि नहीं डालना है। वो हर इन्वेस्टर अपने इंडिविजुअल रिस्क लेवल पर डिसाइड करे, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन ले कि इस फंड में डालना है, कितना डालना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है, रिटर्न समझने से पहले आप रिस्क जरूर समझें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और पास्ट में जो हुआ कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में वो होने वाला है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।